हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैथ की फर्स्ट क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। आप लोग जानते होंगे नंबर्स किसे कहते हैं, जो हमारी संख्याएं हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं हमारी 1 से लेकर, उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर्स के प्रकार कितने होते हैं, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर में देखिए, हमारी जो पहली संख्या है वो है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। उन्हें हम गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो अब देखिए, हमारी प्राकृतिक संख्याएं तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो 1 से स्टार्ट होती है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वह हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। और देखिए, आपका जो एक शून्य है वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं हमारी प्राकृतिक संख्या जो होगी 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, और जो शून्य होती है वो एक हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो एक मैंने आपको नोट लिखाया है कि एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपकी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो होगी 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होगी, और जो 0 है वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा इनफाइनाइट तक की, यानी कि अनंत तक की। तो 0 जो होगा उसमें से वो हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं होगा। और जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा हमारा, स्मॉल नेचुरल नंबर्स, वो हमारा 1 होगा। तो आई होप आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, होल नंबर्स। देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है और अनंत तक की चलती रहती, अनंत तक की होती है। तो उसमें हमारा जो प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स होगा, तो उनमें यदि शून्य को शामिल कर दिया, यानी 0 को इंक्लूड हम कर देंगे नेचुरल नंबर्स में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या हमारा बन जाएगी। वो हमारे क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। 0 1 2 3 4 ये सारी हमारी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और एक क्वेश्चन है कि ऐसा एक क्वेश्चन है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है? क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जो स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जो स्वयं से विभाजित, जब हम उसको स्वयं से ही डिवाइड करेंगे तो उसको डिवाइड करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो? हाँ, संभव है। ऐसी कौन सी संख्या है, आप लोग ये देखिए। वह ऐसे कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जो खुद से डिवाइड करने पर उसका जो आंसर होगा वो संख्या वही आएगी? तो ऐसी कौन सी संख्या, 1। जब हम 1 का 1 में डिवाइड करेंगे, 1 का जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसी वो संभव है, ऐसी वह पूर्ण संख्या जो खुद से डिवाइड होने पर वही अंक आ जाए, तो वो हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। यानी कि ऐसी आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जो स्वयं से विभाजित होने पर वही संख्या प्राप्त हो? तो ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है, 1। 1 का जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सम संख्याएं। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हम लोग किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, इवन नंबर। ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो, यानी कि 2 4 6 8 10 12, यानी कि अनंत तक की अल्टरनेट नंबर्स 2 4 6 8 12, ये जो हमारी संख्याएं होंगी क्या होंगी, सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी, वो हमारी कहलाएंगी सम संख्याएं।
तब आइए हम लोग सम संख्या हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो सकती है, और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, हम लोग उन्हें कहेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या क्या होंगी? ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13 इनफाइनाइट तक की जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 8, 9 ये विषम संख्याएं होंगी। अब नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सी संख्या है? नेक्स्ट हमारी है उत्तरवर्ती संख्याएं, जिन्हें हम लोग कहेंगे सक्सेसर नंबर्स। उत्तरवर्ती संख्या हमारी क्या होती है? आइए हम लोग देखते हैं कि हमारी उत्तरवर्ती संख्या क्या है। उत्तरवर्ती संख्या वे संख्या होती है किसी भी नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक ऐड कर देंगे, किसी भी नेचुरल नंबर में हम एक जोड़ देंगे तो उससे जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसे हम उत्तरवर्ती संख्या कहेंगे। किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम एक जोड़ देंगे तो वह हमारी हो जाएगी उत्तरवर्ती संख्या। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए मैंने 341 ले लिया, एक नेचुरल नंबर है, इनमें मैंने 1 ऐड कर दिया यानी 1 को जोड़ दिया है, तो उससे जो हमारा आंसर आया वो 342 आया। यानी कि उसके जस्ट बाद वाली संख्या 341 के जस्ट बाद क्या आएगा? 342 आएगा। तो 341 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो उसके जस्ट बाद जो संख्या आएगी 342 वो होगी उत्तरवर्ती संख्या। जैसे 451 में भी मैंने ऐड कर दिया तो उसके जस्ट बाद क्या आएगा? 452। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो उससे जो संख्या हमें प्राप्त होगी हम उसे क्या कहेंगे? उत्तरवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर्स। तो आप लोग को सक्सेसर नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं? आइए हम लोग चलते हैं अब पूर्ववर्ती संख्या है कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। देखिए उत्तर का मतलब है कि उस संख्या के जस्ट बाद उत्तरवर्ती संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब है कि उस संख्या के जस्ट पहले की संख्या जो आएगी वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी, प्रीडेसर नंबर्स होगा। तो प्रीडेसर नंबर देखिए हम लोग क्या क्या होता है, किन्हें कहते हैं? किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर एक घटा दिया जाए तो उससे जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या। यानी कि उस संख्या के जस्ट पहले की जो संख्या में मिलेगी वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक घटा देंगे तो उससे जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। यानी कि 241 जैसे मैंने लिया और 241 में मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उससे जस्ट पहले मेरा क्या आंसर आया? 240। यानी कि 241 से पहले क्या आता है? 240 आता है। तो इसलिए उसे मैं जस्ट पहले जो संख्या मिलेगी वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी। यहाँ मैंने 281 लिया, उससे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 280 आ गया। यानी कि किसी भी प्राकृतिक नंबर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उनसे जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह उसे पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। तो आइए इस तरह से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था 40 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया क्या होती है, तो मैंने आपको ऊपर पूर्ण संख्या बता दिया था। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर 40 में एक पूर्ण संख्या जोड़ देते हैं या जोड़ी जाए तो वह फिर वही संख्या घटा दी जाती है। तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? यानी कि पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर पूर्ण संख्या स्टार्ट होगी। तो इनमें से अगर हम पूर्ण संख्या क्या ले लेंगे? कुछ भी ले लेंगे, 0 1 भी ले सकते, 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। तो मेरा 40 है, 40 में हमने इसमें से 2 ले लिया। 40 में जब मैंने 2 ऐड करा तो हमारा आंसर ये आया रिजल्ट 42। अब जब हमें दोनों में सेम चीज़ ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है तो 40 में मैंने 2 ऐड करा तो हमारा आंसर आया 42। अब 40 में मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो जब 40 में 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो हमारा आंसर आएगा 38। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे 42 और 38 को तो हमारा आंसर आएगा 80। तो यानी कि जब हम कोई संख्या होगी हमारे पास उसमें हम कोई पूर्ण नंबर लेके उसे जोड़ देंगे एक बार और एक बार उसे घटा देंगे, तो जो इसकी संख्या हमें प्राप्त होगी उन दोनों संख्याओं को हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 80 आ जाएगा। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको
क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सी-टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, भाज्य संख्या। हम लोग भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि ऐसी संख्या जो एक से और खुद से और अन्य संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारी 4, 6, 8 ये सारी भाज्य संख्या है हमारी। तो एक देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाज्य संख्याएं जो 1 से 100 तक की हमारी संख्याएं हैं उनमें हमारे कितने भाज्य अंक होंगे। 1 से लेके जो 100 तक की संख्याएं हैं हमारे पास उनमें कितने भाज्य अंक होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे उसमें कितने भाज्य अंक होते हैं। 1 से 100 तक की जो हमारी संख्याएं होती हैं उसमें हमारे भाज्य अंक होंगे 74। 1 से 100 तक की संख्याओं में 74 जो है वो भाज्य अंक होंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं में 74 ऐसे अंक होंगे जो भाज्य होंगे। तो हमारे 1 से 100 तक की संख्याएं में कितने भाज्य अंक होंगे, 74। तो आपको आई होप भाज्य अंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि वे संख्याएं जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, हम लोग उन्हें क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। हम लोग उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या हमारी हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11। मतलब यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये एग्जाम्पल है कि 2 भी हो सकती है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, यानी कि वे संख्याएं जो एक से डिवाइड होंगी और स्वयं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, आगे 13, ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर होंगे। तो इसमें देखिए प्राइम नंबर जो 1 से 100 तक में हमारे कितने प्राइम अंक होंगे। 1 से 100 तक की जो हम संख्या लेंगे 1 से 100 तक की, उसमें हमारे कितने अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 1 से 100 तक में हमारी कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 25। यानी कि 1 से 100 तक की जो गिनती होगी, काउंटिंग होंगी, उसमें हमारे 25 अंक ऐसे होंगे जो अभाज्य होंगे। आप उसे लिख के देख भी सकते हैं और उसे काउंट कर सकते हैं कि हमारे कितने अभाज्य अंक होंगे। यानी कि 1 से लेके 100 तक की जो संख्या होंगी उसमें 25 अभाज्य अंक होंगे। तो देखिए नोट में क्या लिखा है, एक नोट है। पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। तो आपकी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा, वो 2 होगा। और संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। जो हमारी एक ऐसी संख्या है वो तो ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी कि ना वो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आई होप आप लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्त, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एलसीएम। इसका पूरा मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त में देखिए, लघुत्तम समापवर्त निकालने की हमारे पास कितनी विधियां हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने के पास हमारे पास 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि। लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम हम लोग एक अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में बदल देते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग इसे एलसीएम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल एक हमारा एग्जाम्पल है कि 12, 9, 25 का एलसीएम निकालना है हमें किसके द्वारा,
12, 25, 9 का हमें एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। जो हमारा ये 12 दिया है 12, इसका हम लोग फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 का गुणनखंड हो जाएगा। 2 की पावर देखिए कितने बार आई है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे इंटू 3 की पावर कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो 3 की पावर हम लोग 1 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 9 है, 9 का भी हम लोग ऐसे फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 3, 3 की पावर कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। 25 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5, 5 की पावर कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो यानी कि हम लोग पहले 12, 9 और 25 का फैक्टर कर लेंगे यानी कि गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद उसका जो एलसीएम होगा हम लोग उसको लिख लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे गुणनखंड विधि में जो पावर जितनी मतलब सबसे ज़्यादा बार आती हम लोग उसे ही काउंट करते हैं। तो 2 की पावर देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हम लोग ने उसे 2 टाइम्स ले लिया। 2 की पावर हम लोग ने 2 टाइम्स ले लिया, 2 की पावर हम लोग ने 2 टाइम्स लिया इंटू फिर 3 की पावर देखिए कितने टाइम्स है, 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो इन दोनों में सबसे हाई पावर जिनकी होगी हम लोग उन्हें ले लेंगे। तो 3 की पावर 2 हाई है तो हम लोग ने यहाँ पर इंटू 3 की पावर 2 ले लिया। उसके बाद 5 की पावर 2 है तो यहाँ पर हम लोग ने 5 की पावर 2 ले लिया। अब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे देखिए हम लोग को क्या आंसर मिलेगा। हमने 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 3 का 2 टाइम्स 3 इंटू 3, फिर 5 का 2 टाइम्स 5 इंटू 5। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 900 यानी 900। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 और 100 300, 300 गुणे 3 तो 900। तो हमारा जो आंसर होगा वो 900 आएगा। तो आपको गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी यानी कि जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा पहले हम लोग उसका गुणनखंड करेंगे यानी कि फैक्टर करेंगे, फिर उनमें सबकी जो हाई पावर होगी हम सब उसको लिख लेंगे। उसके लिखने के बाद सबका मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे तो इससे हमारा उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक विधि हम लोग और देख लेते हैं, भाग विधि। दूसरी विधि हमारी क्या है, भाग विधि। तो भाग विधि देखिए हम लोग समझते हैं कि भाग विधि कैसे करेंगे। भाग विधि में जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया है, भाग विधि में हमारा क्वेश्चन है 36, 24, 20 का एलसीएम ज्ञात करना है किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा। तो हम लोग ने एक टेबल ऐसे बना ली, इसमें 36, 24 और 20 को हम लोग ने लिख लिया। तो हम लोग अब उसका भाग करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटी नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो 2 सबसे छोटा है तो इसे हम लोग करेंगे तो 36 में डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स आएगा, इसमें 12 टाइम्स और इसमें 10 टाइम्स। फिर इससे 2 का करेंगे 9 टाइम्स, 6 टाइम्स और 5 टाइम्स। फिर 2 का करेंगे तो 9, 3, 5, फिर 3 से करेंगे 3, 1, 5, फिर हम लोग कर देंगे फिर 5 से, यानी कि तब तक ही करते रहेंगे जब तक कि हमें लास्ट में हमारा 1 ना आ जाए, तब तक हम लोग इसके भाग करते रहेंगे। तो हमारा देखिए लास्ट में हमारा 1 आ गया। तो अब हम लोग इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब 336 आएगा यानी 360 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो जो ये विधि होगी वो हमारी कौन सी विधि होगी, भाग विधि। तो हम लोग जो है लघुत्तम समापवर्त को 2 विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गई होगी और भाग विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एलसीएम तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एचसीएफ, जिसे हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्त यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हम लोग इसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी भी कितने निकालने की, इसकी भी 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी आइए देख लेते हैं। जैसे एलसीएम निकालने की 2 विधियाँ थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ऐसे एचसीएफ निकालने की भी 2 विधियाँ हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। तो देखिए गुणनखंड विधि को हम कैसे निकालेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है यानी पेपर में क्वेश्चन आया था 24, 40 और 64 का हमें मासा यानी कि एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 24, 40 और 64 को पहले हम लोग 24 को भी फैक्टर कर लेंगे, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था। 24 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
अब 40 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 64 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन देखिए इन सब में जो सबसे जिनकी पावर जो है सबसे ज़्यादा होगी, देखिए अब इसमें 2 की पावर कितने टाइम्स है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स है और यहाँ पर भी 3 टाइम्स है। मतलब यानी कि इन तीनों में जो सबसे कॉमन होगा, तीनों में होगा, वो हम ले लेंगे। कॉमन संख्या यहाँ पर कितनी है 2, 2 की पावर कितने टाइम्स है, यहाँ भी 3 टाइम्स और यहाँ भी 3 टाइम्स और यहाँ भी 3 टाइम्स। तो हम लोग ने इसमें से कॉमन संख्या ले ली 2 की पावर 3, जो सभी गुणनखंडों में है, यानी कि इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम लोग ने 2 की पावर 3 ले ली। अब जब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे, तो 2 की पावर 3 है जो सबसे, वही सब में कॉमन है। बाकी 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी नहीं है, ना यहाँ पर है। तो जो सबसे कॉमन संख्या होगी हम लोग वही ले लेंगे। तो इसमें सबसे कॉमन नंबर जो है 2 की पावर 3 है, तो हम लोग ने वो ले लिया और इसको 2 की पावर 3 लिखा, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। यानी कि ये हमारी कौन सी विधि होगी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा गुणनखंड विधि। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी विधि थी, भाग विधि। भाग विधि आइए हम लोग समझते हैं कि हमारी भाग विधि क्या होगी। तो हमारी भाग विधि में देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है वो मैंने आपको गुणनखंड विधि बता दी, अब मैं आपको भाग विधि बताऊंगा। तो हमारी भाग विधि में देखिए क्वेश्चन हमारा 156, 221 एंड 364, यानी कि 156, 221 और 364 का हमें क्या निकालना है, मासा। किसके द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो आइए हम देखें कैसे निकाल। इसमें देखिए 156 है तो पहले हम लोग 156 को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इसके बाद 221 को यहाँ पर। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 156 का 1 टाइम्स जाएगा तो 156 है, 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितने टाइम्स करेंगे, 1 टाइम्स। अब हम लोग इसका जो हमारा शेष बचेगा रिमाइंडर वो क्या होगा 65। यहाँ पर 65 हो गया। तो देखिए 165 का अब हम फिर ये 156 लिख लेंगे, इस 156 को यहाँ पर फिर से ले लेंगे। तो हम 156 का फिर से करेंगे, 165 इंटू 2 करेंगे तो 130 आएगा। 65 को हम लोग 2 टाइम्स लेंगे तो इसमें 130 आएगा। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और यहाँ पर आएगा 26। अभी 26 का अब हम लोग किस में करेंगे, 65 से। तो 65 में जब करेंगे तो 26 का 2 टाइम्स करेंगे तो आंसर ये आपका होकर आएगा 26 का 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर आएगा 52 आ गया अब हमारा। तो 52 देखिए अभी भी हमारा शेष बच रहा, हम तब तक ही करते रहेंगे जब तक कि हमारा लास्ट में कुछ ना बचे। तो हमारा आया 52 को जब 65 से हमने 52 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा आ गया 13 यानी कि 13। अब 13 को देखिए हम लोग फिर से यहाँ पर हमारा क्या है 26 को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो 13 का 2 टाइम्स करेंगे तो 26 आ जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर अब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि ये हमारी क्या होगी, भाग विधि। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या होगा, अब देखिए वापस 3 दिया था, 3 संख्याएं दी थी तो 2 संख्याओं को हमने सॉल्व करा था। तो हमारा लास्ट में क्या बचा था, 13 बचा था। अब हम उस 13 को 364 से करेंगे, यानी कि 13 का जो डिवीज़न हम लोग 364 से करेंगे। तो 13 दूनी 26, 2 बार लेंगे क्योंकि 3 बार करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 0, 3 में से 2 करेंगे 1। अब हमारा यहाँ पर क्या बच रहा 4, तो हम 4 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब 13 का हम लोग 8 टाइम्स करेंगे तो 104 आएगा, 13 8 104 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग का जो इसमें एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, हमारा राइट आंसर होगा 13, क्योंकि यहाँ पर अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया। यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 13। यह हमारी हो गई भाग विधि। तो आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।